ठीक है, चालू हुआ रिकॉर्डिंग के बाद। नेगोशिएशन बैक का मतलब अपनी क्या पढ़े कि अगर एक पार्टी जो बिल ड्रॉ किया किसी और के ऊपर, उसका बिल लौट के उसी के पास आ गया, हम औत्रो के ऊपर बिल ड्रॉ किया, तुमको एंडोर्स किया, तुम वो बिल एंडोर्स किया साग्निक को, साग्निक एंडोर्स किया रितम को, रितम एंडोर्स किया प्रांजल को, और प्रांजल वापस हमको एंडोर्स कर दिया, तो मेरा बिल मेरे पास आ गया या हो गया। हाँ, तो ये जाएगा ऑटोमेटिक कैंसिल, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन बैक। तो पर्सन हु बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर दिस नेगोशिएशन बैक कैन नॉट मेक एनी इमीडिएट इंडोर्सर्स लायबिलिटी। अगर मेरे पास घूम के मेरा बिल वापस आ गया तो फिर हम किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता, वो वही ओवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑन एनआई। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन अ पार्टी विद लायबल ऑफ एनआई सीजेस टू बी लायबल इज सेड टू डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी। तुम किसी पार्टी को बोल दे कि ठीक है जाओ तुम्हारा पैसा माफ किया, हाँ, तो अब उसका लायबिलिटी वही ओवर हो जाएगा, वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। हाँ, फ्री हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एनआई। एनआई ओवर नहीं हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म नहीं हो गया, लायबिलिटी से मुक्ति, हम तुमको लायबिलिटी से मुक्ति कर दिए। When the right against all the parties of NI come to an end, the NI discharge। हाँ, देखो एक बात समझना, हम तुमसे पैसा पाता था, तेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया, तुम वही बिल, हम वही बिल फिर किसी एक पार्टी को एंडोर्स कर दिया, वो किसी और को, वो किसी और को। मान लो हम एंडोर्स किया ऑरित्रो को, ऑरित्रो एंडोर्स किया साग्निक को। अब ऑरित्रो साग्निक को बोला या साग्निक ऑरित्रो को बोला जाओ तुम्हारा लायबिलिटी माफ, मत दो पैसा, छोड़ दो, तो यहाँ पे एक पार्टी डिस्चार्ज हुआ ना अपना लायबिलिटी से, एनआई थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, हम तो तुमसे पाता है वो तो पाएगा ही। हाँ, लेकिन एनआई कब ओवर माना जाएगा, जब सारा पार्टी एक दूसरे को डिस्चार्ज करे, तब एनआई विदाउट पेमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को माफ कर रहा है तो खाली पार्टी डिस्चार्ज हो रहा है, बाकी पार्टी एक दूसरे से जो पैसा पाता है वो एज इट इज रहेगा, मतलब एनआई जिंदा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर सारा पार्टी एक दूसरे को माफ कर दिया फिर एनआई जिंदा नहीं रहेगा, एनआई वही ओवर हो जाएगा। आफ्टर एनआई डिस्चार्ज नो पर्सन कैन क्लेम अमाउंट ऑफ एनआई फ्रॉम अदर पार्टी। तो यही तो सर पढ़ रहे थे, अगर एक बार एनआई डिस्चार्ज हो गया तो फिर एनआई ओवर हो गया तो कोई पार्टी फिर किसी से पैसा नहीं पाता, सब एक दूसरे को माफ कर देता। मोड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, तो क्या क्या तरीके से लायबिलिटी ओवर हो सकता है, एनआई कैंसिल हो गया, एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिलीज कर दिया, या फिर पेमेंट कर दिया, तब भी तो एनआई ओवर। हाँ, वो तो नॉर्मल है। तो हाँ, होल्डर अलाउइंग ड्रॉइंग 48 आवर टू एक्सेप्ट। हम तुमको 48 आवर दिया था कि बिल एक्सेप्ट कर लो, तुम बिल एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब जब हम तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ किया तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना बिल को। तुमको हम 48 आवर देते हैं बिल एक्सेप्ट करने का, खत्म किया ही नहीं, और तुम बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो अब बिल वही खत्म हो, बिल का कोई वैलिडिटी बचा ही नहीं। होल्डर एग्रीइंग टू अ क्वालिफाइड और लिमिट एक्सेप्टेंस ऑफ बीओई। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी लिमिट लग जाता है और वो लिमिट हम एक्सेप्ट कर लिया है तो भी मान लेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओवर, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरली कोई लिमिट नहीं लगा सकता। ड्रॉइंग नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड चेक फॉर एक्सेप्टेंस। यहाँ चेक के केस में बोल रहा है कि तुम बैंक में लेके नहीं गया चेक विद इन टाइम, कितना महीना होता है चेक का, 3 महीना। अब तुम 3 महीना पार हो गया और तुम गया ही नहीं वो चेक बैंक में लेके, बाउंस हो जाएगा। तो मतलब वो आप उस चेक को अगर बाद में लेके बैंक में जा रहे 3 महीने के तो बैंकर पैसा नहीं देगी, मतलब वो एनआई वहीं पे डिस्चार्ज हो गया। बिल कमिंग टू एक्सेप्टेंस एंड आफ्टर मैच्योरिटी। घूम के मेरा बिल मेरे ही पास आ गया, मतलब हम ही पेमेंट करने वाला था और अल्टीमेटली एंडोर्स होते होते मेरे को एंडोर्स हो गया। हाँ, डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्ट्रेशन। अगर बिल में कोई ऑल्ट्रेशन कर लेते हो, काटा पीटी, तो फिर बिल वैलिड नहीं रहेगा। चेक पे डेट लिखा हुआ था, तुम काट के कोई और डेट लिख रहे, या साइन किया था फिर काट के दोबारा साइन कर रहा है, काटा पीटी नहीं चलता सर चेक में। हाँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल माना जाएगा।
तो यहाँ पे ये सब बात को अब एक्सप्लेन किया एक एक करके। पहले बोला भाई कैंसिलेशन, व्हेन होल्डर ऑफ एनआई और हिज एजेंट कैंसिल द नेम ऑफ द पार्टी ऑन एनआई, एनआई पे पार्टी का नाम ही काट दिया, मतलब उसको माफ कर दिया, जाओ पेमेंट मत करो, विथ एन इंटेंशन टू डिस्चार्ज। और काटने का इंटेंशन क्या था कि सामने वाला पार्टी को लायबिलिटी से फ्री कर रहे थे, ठीक है। तो वो बिल वही कैंसिल हो गया। अरे बिल कैंसिल मतलब क्या होता है, उसको ऐसे काट के कैंसिल लिख दी। हाँ वही पता है। या फिर चेक के भी केस में वही चीज। हाँ, अगर एक चेक है हम उस पर ऐसे दो ट्रांसफर लाइन बीच में ड्रॉ करें और उस पर लिख दे कैंसिल, वो बिल वही, वो चेक नहीं कैंसिल हो जाएगा। या फिर रिलीज में तो अपने पीछे पड़े थे, पार्टी हर पार्टी एक दूसरे को बोल दिया जाओ पेमेंट मत करो। सर इन ड्यू कोर्स टाइमली पेमेंट हो गया, मैच्योरिटी के पहले भी पेमेंट हो गया, तो भी एनआई वही ओवर। एक एनआई का डेट था 3 महीना बाद का, हम तेरे को 2 महीना बाद ही बोला ले पवित्र अपना पेमेंट ले ले। हाँ, तो बिफोर मैच्योरिटी हम लोग बिल दिया तो वही खत्म हो जाएगा। तो बिल तो वही खत्म ना, बिल का वैलिडिटी थोड़ी बचे। बाय द होल्डर अलाउइंग ड्रॉइंग अ बिल मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट, अगर 48 आवर्स से ज्यादा का एक्सेप्टेंस टाइम निकल चुका तो अब वो बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो बिल वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। बाय द होल्डर, ऊपर वाला जो पॉइंट पढ़े थे वही रिपीट किए। तो बाय द होल्डर एग्रीइंग टू अ क्वालिफाइड और लिमिट एक्सेप्टेंस, तुम कोई क्वालिफिकेशन यानी कोई कंडीशन, क्वालिफिकेशन का मतलब कंडीशन होता है, या कोई लिमिट लगा रहा है एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो वो बिल वही डिस्चार्ज माना जाएगा जनरली। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, ऑल्टरिंग द सम ऑर्डर टू बी पेड, कि बाद में तुम यहाँ बोल रहे हैं कि बिल का वैल्यू 1 लाख है, लेकिन आगे जाके ये वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए। सर ऐसा बिल एक्सेप्टेंस नहीं होता, ये आगे जाके वैल्यू चेंज हो जाए मतलब क्या वैल्यू हो जाए, ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऐसा कंडीशन अलाउड है कि नहीं। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, बोलना हाँ कि ना। हम बोल रहे हैं कि बिल का वैल्यू है 3 लाख और अगर बिल ड्यू डेट के 1 महीना से ज्यादा लेट होता है तो फिर 10% करके पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये बिल वैलिड है कि नहीं है बता। यहाँ पे तो कंडीशन लगा दिया ना एक, बट क्या ऐसा कंडीशन वैलिड है? नॉर्मल केस में तो होना नहीं चाहिए। होना चाहिए बेटा, होना चाहिए। देख हम क्या बोला है यहाँ पे कि 3 लाख रुपए बिल का वैल्यू है और ड्यू डेट पूरा होने के बाद जितना लेट होगा पर मंथ 10% करके इंटरेस्ट, या अमाउंट कैलकुलेशन पॉसिबल है बेटा, और स्टार्टिंग से ही समझ में आ रहा है फिगरिंग करना। अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पहला वाला एग्जांपल दिया तो उसमें क्या बोला था, अभी 3 लाख का बिल ड्रॉ कर रहे हैं और बाद में ये फिगर चेंज भी हो सकता है। वो तो बोला ना, एम्बिग्यूटी है थोड़ा। हाँ, यहाँ पे कितना चेंज हो सकता है सर, फिगरिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर वो बिल वैलिड नहीं है सर। लेकिन दूसरा वाला एग्जांपल में फिगरिंग पॉसिबल है सर। अब अगर आप 1 महीना लेट हो तो 3,30,000 हो जाएगा बिल, 2 महीना लेट हो 3,60,000 हो जाएगा बिल। तो सर यहाँ पे फिगरिंग क्यूमुलेटिव होगा या क्या मतलब? वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हम इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट रखा है, वो तो एग्रीमेंट में मेंशन होगा। हाँ। और कुछ नहीं मेंशन होता है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन सर जो समझ में आ रहा है या जिसका लॉजिक पॉसिबल है तब वैलिड है। अदरवाइज और कोई कंडीशन आप लगाते हैं जिसका लॉजिक वैलिड नहीं है तो वो सर नहीं माना जाता। बाय द ड्रॉवर नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड अ चेक फॉर पेमेंट, वो तो ऊपर पढ़ चुके सर, चेक टाइम में प्रेजेंट नहीं किया तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये सब ज्ञानबाजी दिया यहाँ चेक का। हाँ, यहाँ बड़ा एग्जांपल मस्त दिया। A draws a check of ₹1,000 and then the check ought to be presented, has fund at the bank to meet it. The bank fails before the check is presented. हुआ क्या समझ? चेक जाने के पहले ही बैंक ही फेल हो गया। अरे बैंक इंसॉल्वेंट हो गया तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल है ये। बैंक डूब गया।
ये अकाउंट में फंड ही नहीं बचा, टाइम के पहले चल उल्टा लेते, चल बैंक इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, मेरे सामने वाला पार्टी का बैंक अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था। अरे वो तो मान लेगी, क्योंकि देखिए वो अगर वैसा होगा तो जब हम चेक को प्रेजेंट करें तभी तो वो बोल देगा जो आपके बैंक, आपके पार्टी के बैंक के पैसा नहीं तो डिजनर कर देंगे। हाँ तो चेक, और ये चेक हाँ तो वही बात हो रहा है, यहाँ पर एनआई तो ओवर हो ही गया, नहीं तो ओवर हो गया। हाँ लेकिन सामने वाला पार्टी के ऊपर तुम्हारा लायबिलिटी रह जाएगा, सामने वाला पार्टी डिस्चार्ज नहीं हो गया, इसका मतलब अरे भैया तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक फेल हो गया, तो ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी ना क्या जाओ पेमेंट ही नहीं हो। हाँ भाई, हम तो वापस तुम्हारे को आके बोलेगा ना भाई मेरा पैसा दो, वो ये नहीं बोल पाएगा हम तो चेक दे दिए थे, हाँ। हमको तो पैसे नहीं मिला। हाँ बाय द बिल इज कमिंग टू द एक्सेप्ट एंड आफ्टर मैच्योरिटी, सेम बात हम बोलो, बिल घूम के मेरे ही हाथ में आ गया वापस, हम ही पेमेंट करने वाला पार्टी है, बिल ही मेरे पास आ गया, बिल में कोई मटेरियल अल्टरेशन हुआ विदाउट लेकिन कंसेंट ऑफ द पार्टी आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला, ये अगर चेक में अल्टरेशन हो तब तो पॉसिबल नहीं है एक तरीके से पॉसिबल, जहां पे काटा पिटी हुआ है ना वहां पर जो पार्टी चेक ड्रॉ किया उसका सिग्नेचर अगर ले लेते हो तो बैंक मान लेते, मान लो हम चेक बनाया, यहाँ डेट लिखा 21 सितंबर 2022, बाद में जाना है 2022 तो जा चुका, तो 2023 चल रहा है, तो यहाँ पे काट के 2023 किया और यहाँ पे हम अपना साइन मारे, मतलब हम उस वैलिडिटी कर रहे हैं उसको, मतलब सीधा बात है मेरे कंसेंट के साथ अगर चेंजेस हो तो पॉसिबल है, विदाउट माई कंसेंट हो तब फिर वो कैंसिल हो गया। कोई काम का बात नहीं, सब ज्ञान था। देखो यहाँ पे बोला ना डेट में कैंसिलेशन, डेट में चेंजेस होना, सम पेएबल में चेंज होना या टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब बिल में काट के 3 महीने की जगह 4 महीने का कर रहा है बिल को, वो भी है। हाँ तो सिग्नेचर के साथ करो वैलिड हो जाएगा। प्लेस ऑफ बिल में जो प्लेस ऑफ पेमेंट लिखा था वो प्लेस ऑफ पेमेंट में चेंजेस हो रहे हैं कुछ, ठीक है। Yes, sir. The following alteration does not affect the liability of the party. अगर वो अनइंटेंशनल है, एक्सीडेंटल है, तो आपका लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगा। देख तुम हमको एक चेक दिया, हम चेक में जानबूझ के काटा पीटी किया, तो वो चेक तो बाउंस होगा ही, प्लस हो सकता है तेरा लाइबिलिटी भी ओवर मान लिया जाए, मतलब हम चेक के साथ बदमाशी वाला छेड़खानी कर रहा था, तो तेरा भी लाइबिलिटी ओवर हो जाएगा साथ। हम कुछ फ्रॉडगिरी करने का कोशिश कर रहा था ना, मतलब लेकिन अगर हम अनइंटेंशनली मेरे से एक्सीडेंटली कुछ हो गया, चेक पे पानी गिर गया, तो चेक तो खराब हो गया, चेक हम बैग में रखा था पूरा मुड़ा के फट गया, तो सर ये एक्सीडेंटल था, इसका मतलब वो एनआई डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी का लाइबिलिटी भी हो। हम क्लरिकल एरर को काट के ठीक कर रहे हैं, तो तुमसे साइन ले ले, वो तो बोले पहले एनआई के इशू करने के पहले ही ऑल्ट्रेशन का बात हो गया, तो तुम्हारा लाइबिलिटी ओवर नहीं माना जाएगा। एनआई बन गया था, लेकिन जब तक तुम एक्सेप्ट करके मेरे को देता उसके पहले अपना बात हुआ, ये वाला बात चेंज कर लेते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज कर लेते हैं, आप पार्टी का कंसेंट होना चाहिए, ये बात तो हम पहले ही बोल दिया, ठीक है। और दोनों पार्टी के इंटेंशन में कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, दोनों पार्टी। अगर कोई स्ट्रेंजर चेंज किया है तो वो होल्डर के कंसेंट से चेंज करेगा, ये ऊपर वाला बात तो फिर रिपीट, ठीक है। तो पार्टी लायबल रहेगा आफ्टर ऑल्ट्रेशन, ठीक है। और क्या क्या ऑल्ट्रेशन तुम्हारे बिना कंसेंट के भी मेरे को परमिटेबल है। सर जब एनआई एंडोर्स होता है ना, ब्लैंक वाला याद है, इनचोकेट, इनकम्प्लीट, सर वहां पे ऑल्ट्रेशन आपको वो बोला ही, आपको अलाउ ही तो किया है वो, तभी तो वो इनकम्प्लीट दिया आपको। हम चेक में डेट जानबूझ के नहीं भरा, क्योंकि चेक में डेट भर देता तो 3 महीना बाद वो इनवैलिड हो जाता उस डेट से,
तो हम तुमको बोला पवित्रो, हम विदाउट डेट तुमको चेक काट के दे दे रहे हैं, ठीक है। जब श्योर हो जाए कि काम कब कंप्लीट होगा, उसी हिसाब से डेट भर के जमा कर लें, ताकि बाद में वो डेट के कारण इनवैलिड नहीं, ठीक है। यस सर। ये मेन ज्ञान था, इसमें और कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ केस लॉ पढ़ लेते हैं भाई। मटेरियल ऑल्ट्रेशन, आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल एनआई इज डिस्ट्रॉयड एंड दोज पार्टी हैड एग्रीड टू बी लायबल इन ओरिजिनल ऑफ एनआई कैन नॉट बी मेड लायबल ऑन न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बोला ना, अगर तुम जानबूझ के ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, मटेरियल ऑल्ट्रेशन तुम जानबूझ के कर रहे हैं विदाउट कंसेंट, तो फिर वो एग्रीमेंट से पूरा लायबिलिटी ओवर हो जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट से भी वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कोर्ट बोला, अगर कोई पार्टी फ्रॉड करके या जानबूझ के कुछ ऑल्ट्रेशन कर रहा है तो दूसरा पार्टी का पूरा लायबिलिटी ओवर जाओ। इंटेंशनल नहीं होता तब ठीक, क्योंकि क्या लिखा था, मटेरियल ऑल्ट्रेशन दैट लायबिलिटी ऑफ पार्टी इज अवॉइडेड, ठीक है। ये कोर्ट बोला ये डिसऑनर। अब आ गया डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक एनआई डिसऑनर कैसे होता है, दो तरीके से। हम बिल बना के लाया, तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, हाँ ये भी तो कैंसिल ही होगा। हाँ, या तुम एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन पेमेंट डेट के दिन पेमेंट नहीं किया, ठीक है। हाँ, दोनों वो वे में डिसऑनर मान लिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। यस सर। देखो यहाँ पे ये बात समझा, when a bill is said to be dishonored by non-acceptance, a bill of exchange is said to be dishonored by non-acceptance in any of the following ways. When BOI is duly presented for acceptance and drawee does not accept or refuse to accept within 48 hours, बोला था ना, 2 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल। हाँ, where presented is excused and the bill is not accepted, तुम मेरे को बोला ठीक है प्रेजेंट मत करो, हम ऐसे ही मान लेंगे, लेकिन फिर तुम नहीं माना उस बात को। यहाँ ऊपर बोला हम प्रेजेंट किया और तुम नहीं माना, नहीं तुम एक्सेप्ट किया, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि प्रेजेंट को तुम मेरे को पहले ही बोला था बिल बना लो, प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, और फिर बाद में तुम बोल रहे जाओ हम तो नहीं माने, तब भी कैंसिल। When the drawee is incompetent, मतलब ड्रॉइंग माइनर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट When the drawee is a fictitious person, कौन है पता ही नहीं है ड्रॉइंग किसके ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है, वो नाम ही नहीं मेंशन हो गई। When the drawing could not be found, और when the drawing gives a qualified acceptance, तुम बोला ठीक है मान लेंगे बिल को, लेकिन ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो भैया जी कंडीशन नहीं लगा सकते। जैसे तुम नॉन एक्सेप्टेंस किया, होल्डर कैन स्टार्ट एन एक्शन अगेंस्ट द ड्रॉवर, तुरंत कुछ न कुछ केस करेगा। हाँ एकदम। और फिर आता है डिसऑनर ऑफ नॉन पेमेंट, द नोट, द बिल्स या चेक। डिसऑनर बाय नो पेमेंट मींस व्हेन द मेकर या एक्सेप्टर या ड्रॉई ऑफ द चेक मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट, 3 महीने बाद पेमेंट नहीं हुआ, अपॉन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू पे द सेम। चेक के केस में तो 3 महीने का बात नहीं है, चेक के केस में तो भैया तेरे बैंक में गया, बैंक में पैसा ही नहीं, या पैसा है लेकिन तुम बैंकर को खबर कर दिया था कि ऐसा एक नंबर का चेक आएगा, उस चेक का पेमेंट मत क्लियर करना। ये भी होता है? हाँ होता है, इसको बोलते हैं स्टॉप पेमेंट। हम लोग बैंक में जैसे मान लें एक चेक ड्रॉ किया, बाद में मान ले एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बियरर चेक ड्रॉ किया, ठीक है, अब तेरे हाथ से खो गया, तुम आपको अच्छा। आपको खबर क्या है नीरज सर आप जो वो बियरर चेक दिए थे ना वो खो गए। हाँ हाँ। अब हमको तो डर है ना बेटा, बियरर चेक है, किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया, हम तो हाथों हाथ बैंक को फोन करके बोलेगा कि ये नंबर, इसीलिए ना चेकबुक के स्टार्टिंग में देखना चेक नंबर लिख के किस पार्टी को ड्रॉ किया लिखने का डिटेल का जगह होता है, दिया होता है। हाँ, ताकि तुम बाद में याद रख सको कौन सा चेक किसको दिए थे। तो हम तुरंत बैंक को फोन करके बोलेगा ये वाला नंबर का जो चेक नंबर है, अगर अब तक बैंक में पैसा कोई उठा लिया पैसा तब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मान लिया तक जो चोरी किया है या जिस गलत आदमी को मिला है गिरा हुआ, मान लो वो अब तक बैंक पहुंचा नहीं है,
हम बैंक को बोल के रुकवा दें कि ये वाला चेक का क्लियरेंस मत करना। अब वो चेक अगर बैंक में पहुंचेगा, बैंक उस चेक को पेमेंट नहीं क्लियर की। ऐसे नॉर्मली भी होता है, पार्टी को चेक दिया, अब वो माल डिलीवरी देने में आना का नहीं कर रहे, हाँ पेमेंट नहीं क्लियर करेंगे, तो हम बैंक को बोल देंगे भाई, तो बैंक मेरे ऑर्डर पे जिसका अकाउंट है उसके ऑर्डर पे चेक को स्टॉप पेमेंट करवा दी। ये होता है स्टॉप पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, मोरओवर एनआई डिस्चार्ज बाय नॉन पेमेंट एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट ओवरड्यू रिमेन अनपेड। मतलब या तो पेमेंट एक्सक्यूज कर दिया गया था, ऐसा भी होता है बहुत बार, ठीक है जाओ माफ किया मत दो पैसा, तो फिर वो तो अनपेड ही रह जाएगा ना, और जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप ही लैप्स हो जाएगा। When a promissory note was sent to registered post and the party liable refused to receive, ये भी एक नॉर्मल बात है। प्रोमिसरी नोट हम तुमको पेमेंट के लिए भेजा, हाँ, तुम वो प्रोमिसरी नोट को मतलब एक्सेप्टेंस कर लिया था साइन करके, लेकिन आप पेमेंट करने से मना कर रहे, तो वो भी डिसऑनर हो जाएगा। इस डिसऑनर का क्या होगा इसके बाद, सर तुरंत नोटरी ऑफिसर को खबर कीजिए, नोटिस दीजिए इसका। तो when an NI dishonored by non-acceptance or non-payment, the holder must give a notice of dishonor to drawer or his previous holder to make them liable। उसको तुरंत नोटिस भेजो, जो पार्टी पे करने वाला था तुमको, तुरंत उस पार्टी को नोटिस भेज दो कि देखो भैया तुम्हारा बिल या चेक का पेमेंट नहीं हुआ है, तो दोबारा तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी अराइज होगी। If he fail to do so, he will forfeit his right of action against the prior party। अगर हम सामने वाले पार्टी को नोटिस भेजता ही नहीं, तुम्हारा बिल था, बिल डिसऑनर हो गया, हम तुमको नोटिस भी नहीं भेजा, तो मतलब यही हो गया कि वो बिल अब तुम बिल का पैसा फॉरफिट कर सकते। मतलब मेरे को नोटिस देनी है, वो भेजना ही पड़ेगा। इस नोटिस का मेन ऑब्जेक्ट है ये बात का इन्फॉर्म करना कि वो तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारा लायबिलिटी और मेरा एसेट था वो अब डिसऑनर हो गया, इस बात का प्रूफ रखनी। तुम तो वरना बोल ही सकता है ना कि पार्टी तो आया ही नहीं था पैसा लेने, हम किसको देते, वही हम बदमाशी कर सकते हैं। हम बात में साबित कैसे करेगा कि हम तो गया था पवित्र मना कर दिया था पैसा देने से। तो नोटरी ऑफिसर के सामने तुम तो हमको झूठा कर देगा और बोलेगा हमको दे रहा है पैसा, अभी ले लो। तो यहाँ ये नहीं चलेगा, हम तुरंत तुमको नोटिस भेज के इसका एविडेंस रख लेंगे कि मेरे को पेमेंट नहीं मिलती, ताकि ड्रॉवर को हम दोबारा लाइबल कर सकें। बाई एंड टू हुम नोटिस, नोटिस कौन देगा, मस्ट बी गिवन बाई होल्डर, जिसके पास भी वो एनआई है वही देगा। किसको देगा, पर्सन लाइबल। हाँ, कोई स्ट्रेंजर अगर नोटिस देता है इट्स नो इफेक्ट, मतलब जो होल्डर है वही नोटिस दे सकता है, उसके अलावा कोई और नोटिस देगा तो नहीं होगा। Notice should be given by a party to the instrument, every NOD by a party for the instrument is not valid if he is not liable thereon। हाँ एक बात है, अगर तुम बिल पे सेंस रिकॉर्ड्स लिख दिया था, बिल पे सेंस रिकॉर्ड्स लिखने का मतलब होता है एट योर ओन रिस्क, याद है ना? पता ही हो। हाँ, तो अगर भैया जी तुम लिख दिए थे एट योर ओन रिस्क, तो अब हम तुम्हारे को दोबारा लायबिलिटी में नहीं ला सकते उस बिल के अगेंस्ट। अच्छा, नोटिस सिर्फ उसको नहीं, पिछली सारी पार्टीज को जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए बिल डिसऑनर हो। सही है। मोड्स ऑफ गिविंग नोटिस, नोटिस देने का तरीका क्या होगा, ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को ही नोटिस जाएगा, गिवन टू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, मतलब या तुमको मिले या तुम्हारे एजेंट को मिले एकदम। इट मे बी ओरल और रिटन, यानी सर यहाँ पे नोटिस ओरल भी हो सकता है। हाँ, नोटिस का मतलब हर बार कोई कागज पे लिखा हुआ बात नहीं होता। हम तुमको ओरल में मतलब फोन करके बोल दिया, तो उसमें कोई मतलब रिकॉर्डिंग में वो अलग बात है, वो कोई ना कोई प्रूफ रखे, हम कॉल रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, सो इम्प्लाइड नहीं हो सकता, और विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 6 महीना बाद हमको बता रहा है। सर यार रिजनेबल टाइम कितना होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कहाँ भेजेंगे नोटिस, अगर रिटर्न भेज रहे हैं तो एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस,
और अगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तब घर पे। इफ द नोटिस इज ड्यूली डायरेक्टेड एंड सेंड बाय पोस्ट एंड मिसकैरेज, बाय पोस्ट भेजे थे लेकिन खो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि नोटिस इनवैलिड हो, नोटिस वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा उसके बाद? हो गया ना, मेरे पास अगर इस बात का प्रूफ है कि हम तुमको नोटिस भेज दिया था, तो तुम बाद में डिनाई नहीं कर पाएगा कि हमको खबर ही नहीं मिला था कि बिल डिसऑनर हो। हम वो प्रूफ कि तुमको हम नोटिस सेंड कर दिया था वो भी दिखाएंगे तो नोटरी ऑफिसर मान ले। एनी पार्टी रिसीव नोटिस मस्ट ऑर्डर रेंडर टू ऑर्डर एनी प्रायर पार्टी टू लाइबल टू हिमसेल्फ। देखो अगर तुमको नोटिस मिल गया, हम तुमसे पैसा पाता था, तुम हमको एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया, हम ऑडिटर को दिया, ऑडिटर साग्निक को दिया, साग्निक रितम को दिया। अब रितम तेरे पास पैसा लेने आया, तुम बिल को डिसऑनर कर दिया। साग्निक का ड्यूटी, रितम का ड्यूटी बनता है वो साग्निक को खबर करे, साग्निक का ड्यूटी बनता है वो ऑडिटर को खबर करे, ऑडिटर का ड्यूटी बनता है मेरे को खबर करे। यानी सारी अपनी प्रायर पार्टीज को विद इन रीजनेबल टाइम खबर चला जाना चाहिए। ठीक है? When NI deposited with any agent for presentment, हम मेरे पास नहीं था बिल, हम अपने किसी एजेंट को दे दिया था, याद है? ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हाँ सर। तो यहाँ बैंक को दे देता था ना। हाँ सर। यहाँ बैंक की जगह अपने किसी एजेंट को भी तो दे सकता है। हाँ एक ही होगा। तो फिर एजेंट नोटिस देगा, जैसे कि होल्डर नोटिस देता है वैसे एजेंट नोटिस देगा। जिसको उसके पास बिल है तो वही देगा ऑब्वियसली। तो प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता कि हमको तुम खबर थोड़ी नहीं किया था, तो हम नहीं किया तो क्या हुआ, कोई एजेंट खबर किया तो मेरा, तो तुम बाद में डिनाई नहीं कर सकता, वो नीरज तो बोला नहीं था, हम क्या करें। वही। When the party to whom NOD is dispatched is dead, बाबा तो ये तो हम तुम्हारे को बिल पेमेंट करना था, हाँ मैच्योरिटी आ गया, तुम पे नहीं किया, नहीं हमको तुमको खबर करना था, उस खबर करने के पहले तुम टपक गया। और जो पार्टी नोटिस भेजा उस बात का इग्नोरेंट है, हाँ इसका तो मतलब नोटिस सफिशिएंट माना जाएगा, नोटिस इनवैलिड नहीं हो। लेकिन अगर हमको पता चल गया था कि वो है ही नहीं, हाँ बट फिर भी हम नोटिस भेजने का ड्रामा कर रहे हैं, तब फिर नोटिस इनवैलिड हो जाएगा। When NOD is unnecessary, कब नोटिस देना जरूरी नहीं है, यानी कि नो NOD is necessary। अगर सामने वाला पार्टी पहले ही बोल दिया था कि यार नोटिस देने मैंने का जरूरत नहीं है, अगर बिल डिसऑनर होता तो हम तुमको पे करेगा, मतलब वो तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। हाँ एकदम। हाँ, when acceptor is also drawer, मेरा बिल मेरे ही ऊपर आ चुका है, तो खत्म ही हो गया। हाँ तो खत्म ही हो गया, तो आप डिसऑनर हो तो हम किसको नोटिस देंगे? हाँ ठीक है, खुद पे एक लेटर भेज देंगे। When the party discharged, could not suffer damages for want of notice. When the party charged could not suffer damages for want of notice. Party entitled to notice cannot after the discharge be found. हाँ, पार्टी मिल ही नहीं रहे। अच्छा, ठीक। पार्टी बाउंड टू गिव नोटिस इज अनेबल टू विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ओन। मेरा गलती नहीं है, तुम्हारा कुछ एरर के कारण हम तुमको नोटिस नहीं दे पा रहे, तुम ही ऐसा कुछ गड़बड़ करके बैठा कि नोटिस तुमको हम दे ही नहीं पा रहे। ठीक है? प्रोमिसरी नोट के केस में जनरली नोटिस देने का जरूरत नहीं है, अगर वो नेगोशिएट नहीं हुआ, तो मतलब आगे एंडोर्स नहीं हुआ है, तो फिर नोटिस देने का जरूरत नहीं है प्रोमिसरी नोट के केस में। When the party is entitled to notice, knowing the fact of dishonor, promises unconditionally to pay the amount due. तुम कैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, तुम खुद ही हमको बोल दिया, अरे नीरज सर टेंशन मत लीजिए, हम आपका पेमेंट दे देंगे। अच्छा, तब यानी तुम ही तो एक्सेप्ट कर लिया है कि बिल डिसऑनर हुआ, डरिए मत, हम पेमेंट कर देंगे। तो अब हम अलग से और नोटिस क्या दी, हो गया वो तो तुम मान ही लिया। तब तो ये सभी वही यही करेगा।
बिल डिजॉनर हुआ, हम प्रॉमिस कर दिया हम आपको पेमेंट कर देंगे। नहीं वो प्रॉमिस है कि तुम हमको एक्सप्रेस किया होगा ना, तो मेरे पास तो कोई प्रूफ होगा ना कि तुम प्रॉमिस किया है दोबारा, मतलब तुम अपना लायबिलिटी मान ली है। हम नोटिस क्यों देना चाहते हैं, ये जताने के लिए देखो तुम्हारा दोबारा लायबिलिटी खड़ा होगी। तो तुम मान ही लिया तो, हाँ तुम मान ही लिया तो नोटिस क्या दरकार है, लायबिलिटी तुम खुद ही वापस एक्सेप्ट कर लिए। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट, अगर तेरे अकाउंट में पैसा नहीं है इसलिए चेक डिसऑनर हुआ। Where any check drawn by a person on account of maintained by him with a banker for payment of amount of money to another person from that account for discharge, debt or other liability। एक अकाउंट में तेरे पास फंड था, तुम बैंक के ऊपर चेक ड्रॉ करके हमको बोला जाओ निकाल लो पैसा, क्योंकि तेरा मेरे को तो उधार था या कोई लायबिलिटी था, और बैंक उसको अनपेड करके रिटर्न कर दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में या तो मनी नहीं है, इनसफिशिएंट है वो, या तो मनी है ही नहीं, या है उतना वो पूरा नहीं पड़ रहा। दोनों ही केस बोला है यहाँ पे, ए नंबर में बोला मनी है ही नहीं, दूसरा में बोला एक्सीड्स द अरेंजमेंट टू बी पेड, जितना का पेमेंट करने का बात है उससे ज्यादा का, उससे वो अमाउंट ज्यादा है, बैंक में अमाउंट कम है। सच पर्सन डीम्ड टू हैव कमिटेड ऑफेंस, माना जाए कि तुमने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, इसीलिए कोई पार्टी डिसऑनर नहीं करना चाहता चेक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर भी चलता है, चेक को कोई पार्टी डिसऑनर नहीं करना चाहता क्योंकि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जिसके लिए तुमको 2 साल तक का जेल भी हो। सुनो मेरा बात, पहले रूल खत्म करके फिर बात करते हैं। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है तुमको 2 साल तक का, और फाइन भी लग सकता है डबल अमाउंट, 2x अमाउंट मतलब डबल अमाउंट ऑफ द चेक, या फिर दोनों हो सकता है, जेल और डबल अमाउंट का पेमेंट। 1 लाख का चेक 2 लाख। हाँ अगर तुम देखो कोई नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है, कोई अदर रीजन हुआ है तो ठीक है, यहाँ पे ये पनिशमेंट लिखा है, लेकिन मतलब नहीं हर बार ये पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर ये तो प्रूफ ही करना पड़ेगा ना हमको, तो ये मेरे, हाँ ठीक है, वो ठीक है। पर अगर मान लीजिए ऐसा हुआ तो फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपया का, मान लीजिए मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है। अब मान लीजिए जब पेमेंट करेंगे तब बैंकर देख रहा है, पेमेंट जब कर देंगे ना तो बैंकर का मतलब पार्टी के अकाउंट में वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए 2000 मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, वो एक्सीड कर जाएगा, तो उसके केस में क्या होगा? हाँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तक तो डिसऑनर नहीं हुआ ना, तुम्हारा तो बैंकर से बात किया हुआ था ना ओवरड्राफ्ट का, तो बैंक तो पेमेंट करवा रहा है, फिर क्या दिक्कत? बैंक पेमेंट नहीं करे तब झमेल है। प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई अनलेस चेक प्रेजेंटेड विद इन अ वैलिड पीरियड। ऑब्वियस बात है सर, हम चेक ही लेट लेके गया 3 महीना बाद, और अब बैंक मना किया है, हमको बैंक में जाके डिमांड करना पड़ेगा थ्रू नोटिस। अगर हम बैंक में जाके पैसा का डिमांड ही नहीं करते हैं तो फिर बैंक थोड़ी पैसा दे देगा हमको, मतलब हमको बैंक में चेक जमा करना पड़ेगा, चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है। यहाँ पे भी बोला जब पेई ऑफ द चेक ऑफ द केस में भी मेक डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी गिवन नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर ऑफ द चेक विद इन 30 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ इनकमिंग पेमेंट। अगर वहाँ पे पेमेंट नहीं मिलता है तो फिर हम 30 days में तुमको नोटिस देंगे, विद इन 30 days, ठीक है। Failure of drawer to make payment, the drawer of such check failed to make payment of such amount of money within 15 days of receipt। आ जाए जिस दिन नोटिस देगा, अगर उसके 15 दिन में तुम पेमेंट नहीं करता है तो फिर हम केस कर सकते हैं। A check dishonored on account of stop payment, जब हम बोलता था ना कि तुम बैंक को फोन करके बोल दिया चेक का पेमेंट मत करना। रिक्वेस्ट बाय ड्रॉवर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फंड शैल आल्सो बी कंसीडर्ड डिसऑनर, इसको भी डिसऑनर ही मानेंगे। मतलब तुम बैंक को खबर कर दिया, बैंक में पैसा नहीं था वो ठीक है, तब तो डिसऑनर है ही। और दूसरा केस है बैंक में पैसा था लेकिन तुम बैंकर को फोन करके बोल दिया इसका पेमेंट मत करो, तो उसको भी डिसऑनर मानेंगे और तेरे पर वो पेनल्टी लगेगी। Presumption in favor of holder unless contrary is proved. When check is dishonored, it shall be presumed that
होल्डर therefore receive the check for discharge in whole or part of debt of the other lendee। जैसे ही चेक डिसऑनर होगा, इसका सिंपल मीनिंग मान लिया जाएगा कि दोबारा पार्टी के ऊपर लायबिलिटी खड़ा होगी। तुम चेक दिया, तुम गुड्स बेचा, तुम एंट्री किया परचेज टू नीरज, जैसे ही चेक दिया तो तुम तो नीरज टू बैंक कर दिया, मतलब तुम्हारा लायबिलिटी खत्म, नीरज कैंसिल हो गया। लेकिन जैसे ही चेक डिसऑनर होगा, मान लेंगे दोबारा नीरज नाम का क्रेडिटर तुम्हारा खड़ा होगा। ये नॉर्मल ज्ञान था सर अकाउंट के हिसाब से बताते हैं। डिफेंस विच नॉट बी अलाउड टू एनी प्रिकॉशन, इट मे शेल बी अ डिफेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस दैट ड्रॉवर हैज नो राइट टू बिलीव व्हेन ही इशूड अ चेक दैट चेक में बी डिसऑनर्ड और ये बोलते बैंक में बच नहीं सकते या कोर्ट में बच नहीं सकते। तुम बोलेगा कि जब हम चेक काटा था ना, तब हमको नहीं लगा था कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं होगा। तुमको क्या लगा था नहीं लगा था हमको नहीं मतलब है। आज जब पेमेंट का डेट आया तब अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक को डिसऑनर माना जाएगा। मतलब बैंक को तुम ये कोर्ट में तुम ये बोल के नहीं बच सकता कि हम जानबूझ के डिसऑनर नहीं की। कोई रीजन, हाँ कोई रीजन था कि हमको अकाउंट से पैसा निकालना पड़ गया और अब पेमेंट का डेट आया तब अकाउंट में पैसा नहीं था, माना जाएगा ये डिफॉल्ट। ऑफेंसेस बाय कंपनीज व्हेन द पर्सन कमिटिंग कॉन्ट्रावेंशन इज अ कंपनी। अब ये जो ऊपर कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, ये अगर कोई कंपनी करे तो एवरी पर्सन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देखो कंपनी तो कोई इंसान नहीं है ना जो डिफॉल्ट करेगा, आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, एमडी होगा, कोई चीफ अकाउंटेंट होगा, सीएफओ होगा। तो फिर उस पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबल है उस समय कंपनी का बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, वो आदमी को गिल्टी माना जाएगा और ये पनिशमेंट का प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में। A person shall be liable to punish if he proves that contravention took place without his knowledge। हाँ अगर वो ये बोले हमको भी नहीं पता था ये कॉन्ट्रावेंशन हुआ, या हम सारा प्रॉपर केयर रखे थे फिर भी कॉन्ट्रावेंशन हो गया, देन कोर्ट देख सकते हैं कि अच्छा ये देखो कोर्ट सीधा जेल भेजना, पेनल्टी लगाना ये ऐसे नहीं करता ना। कोर्ट देखता है यहाँ पे तुम्हारा इंटेंशन क्या था। कोर्ट बोलेगा ठीक है अभी तुरंत पेमेंट पूरा क्लियर करो, और तुम कर देते हो तो फिर ठीक है, नहीं लगेगा पेनल्टी, नहीं लगेगा मतलब कोई डबल अमाउंट का फाइन, ठीक है। हाँ व्हेन अ पर्सन नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ऑफ एन ऑफिस द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ओन कंट्रोल बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन द एज द केस में बी ही शैल नॉट बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर द चैप्टर। देखो अब यहाँ पे एक बात आता है, गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, वहाँ तो कोई आदमी इंचार्ज होता है कंपनी का, फिर वहाँ पे जाएगा उसका गलती थोड़ी ना, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, ठीक है ना, सही है। तो वहाँ तो वो आदमी लाइबल नहीं होगा। When you prove that contravention has taken place with the consent of the convenience or attributable to any neglect of the part। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कोई डायरेक्टर, कोई मैनेजर, कोई सीएस, कोई अदर ऑफिसर, अगर इन लोगों का परमिशन से वो फेल होता है डॉक्यूमेंट, तब फिर वो डीम्ड गिल्टी हो, वरना अदरवाइज वो गवर्नमेंट के केस में कोई ऑफिसर गिल्टी नहीं। एक छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है लेकिन एग्जाम के लिए, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि जेल मत डालिए, जेल की जगह फाइन लगा दीजिए, मतलब उसके अलावा कुछ और कर। हाँ तो when a written complaint to be filed to metropolitan magistrate of first class का जो मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास एक कंप्लेंट फाइल होता है within 1 from the date of cause of action, no court inferior to metropolitan। अच्छा सॉरी गलती हो गया, कॉग्निजेंस का मतलब वो नहीं होता। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोर्ट खुद से एक्शन ले सकते हैं। यहाँ बोला है कि जब तक रिटन कंप्लेंट नहीं जाए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास, कोर्ट सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता। इसमें इतनी बात और कुछ काम करेंगे। पावर ऑफ कोर्ट टू केसेस
समरली, यहाँ पे देखो क्या बोला है, कोर्ट का पावर क्या क्या होगा। पहला बात तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इसका पावर होगा वो केस चलाने का, समरी ट्रायल चलाने का। समरी ट्रायल क्या होता है, जहां पे इट शैल बी लॉफुल फॉर द मेटर टू पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर या फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹5,000। 1 साल से कम का जेल या 5,000 से कम का फाइन केस का फाइन होता है, तो वहां पे कोर्ट समरी ट्रायल चला सकते, मतलब समरी में चीजों को सुन के डिसीजन पास कर दे, पूरा डिटेल केस नहीं चलाना। समरी ट्रायल नॉट अलाउड इफ इट अपीयर्स टू मजिस्ट्रेट दैट केस 1 साल से बढ़ा गया, 1 साल से ज्यादा का जेल होना चाहिए या तो, या 5,000 से ऊपर का फाइन होना चाहिए, तब समरी ट्रायल नहीं होगा, तब पूरा डिटेल में ट्रायल। हाँ, एक और होता है स्पीडी ट्रायल, मतलब जल्दी जल्दी केस का सुनवाई करना। The trial of case so far as practicable consistently with the interest of justice is continued for day to day until its conclusion, unless the bona fide adjournment of the trial beyond the following day necessary for result to record in writing। कोर्ट को अगर लग रहा है कि केस को अगला डेट पे लेके जाना चाहिए, तब कोर्ट को लग रहा है, वरना फैसला ठीक से नहीं हो पाएगा, तब केस को एडजॉर्न कर सकता है। वरना जनरली इन सब केसेस में स्पीडी ट्रायल होगा, मतलब रोज रोज सुनवाई करके मैटर को जल्दी जल्दी खत्म कर। स्पीडी एंड एफिशिएंट डिस्पोजल, मतलब मैटर को जल्दी जल्दी ऑलवेज कोर्ट ट्राई करेगा, 6 महीने के अंदर अंदर केस को एक्चुअली में कंक्लूड कर देना, इसीलिए स्पीडी ट्रायल होगा। स्पीडी ट्रायल क्या होता है, रोज रोज सुनवाई करना, मैक्सिमम 6 मंथ्स चलेगा। हाँ, पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पनसेशन, कोर्ट को लग रहा है ये मैटर भी लंबा चलेगा, ठीक है, कोर्ट को लग रहा है ये मैटर अभी लंबा चलेगा, तो कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकते हैं कि एक बार 20% तक का चेक का अमाउंट पेमेंट कर दो, बाकी अमाउंट सुनवाई के बाद हो। ये आपको 60 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और 30 डेज मिल सकता है अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीजन है। If drawer is acquitted, the court shall direct complaint to repay to the drawers। अच्छा सर, बाद में अगर हम केस जीत गए तो कोर्ट ऑर्डर दोबारा देगा कि जो पैसा दिया था 60 डेज में लौटा दो, ठीक है ना। तो इंटरिम कॉम्पनसेशन कई बार कोर्ट दे देता है, इंटरिम ऑर्डर पास कर। हाँ, वो जो हम ऊपर बोल गया था वो यहाँ पे कंपाउंडेबल, मतलब 2-3 गलती का सजा को कंपाउंड कर देना, या फिर जेल की जगह सिर्फ फाइन पेनल्टी लगा देना। ये मैटर कोर्ट के हाथ में होगा कि कोर्ट ये कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि देखो, कोर्ट को अगर लग रहा है कि तुम जानबूझ के नहीं किया, मतलब वही है ना, मतलब मान लीजिए ऐसा तो कुछ हाई फाई कुछ नहीं है तो जेल मैंने, अब ये सब मैटर में बार बार जेल दिलवा देंगे। हाँ, वही है। हाँ, पावर ऑफ एपीलेट कोर्ट। अब सर यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से भी आप डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपील कर सकते हो एपीलेट कोर्ट में। अच्छा, ये एक बात मेरे बहुत डाउट है, ये एपीलेट कोर्ट और ये हाई कोर्ट, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मिनट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूरा अलग चीज है। होता क्या है, हर एक लॉ का, जैसे बोलते हैं फेमा एक्ट है जो इंडिया में, वो डॉलर पाउंड को लेन देन के लिए। मान लो इंडिया में कंपनीज एक्ट है, मान लो इंडिया में और ऐसा कोई सेबी एक्ट है, शेयर मार्केट का। तो ये सब क्या है ना, अलग अलग टाइप के मैटर्स है। गवर्नमेंट बोला या लॉ बोला, हर मैटर डायरेक्ट तुम्हारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुने या लोअर कोर्ट सुने, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस है ना। तो कोर्ट बोलता है कि तुम्हारा जो पर्टिकुलर, अगर फॉरेन एक्सचेंज को लेकर झमेला है, या कोई कंपनी लॉ को लेकर झमेला है, या कोई सेबी के एक्ट को लेकर झमेला है, तो पहले वहीं पर हम एपीलेट ट्राइब्यूनल बना लिए। वहां पे 2 डिपार्टमेंट बनाए, ट्राइब्यूनल एंड एपीलेट ट्राइब्यूनल। तो वहां का ट्राइब्यूनल मतलब वो स्पेसिफिक उसी एक्ट का ही केस देखेगा। समझा। पहले वहां लड़ लो, तुम ट्राइब्यूनल से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो एपीलेट ट्राइब्यूनल में चला जाओ, तुम वहां से भी सेटिस्फाई नहीं है तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट।
मतलब ये मिनी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट टाइप का है। ये लोग अपने अपने स्पेसिफिक एक्ट को लेकर ये लोग का कोर्ट जजमेंट कर, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को, डॉलर अकाउंट को लेकर कोई झगड़ा है, फॉरेन में जो पेमेंट आया या फॉरेन में पेमेंट गया उसको लेकर कोई कॉन्ट्रावेंशन है, तो बोलो ये लोग सुनवाई कर ले। अगर कंपनी एक्ट का कोई रूल तोड़ोगे, उनका एपीलेट ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल होगा, वो सुनवाई कर ले। मतलब ये लोग स्पेसिफिकली इसी एक्ट के रूल से कोई टूटा है फूटा हुआ बात हुआ है तो देखिए। तो यहाँ पर भी बोला है कि अगर तुम ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो एपीलेट कोर्ट में अपील कर दो। वहाँ पर लेकिन पहले मिनिमम 20% कॉम्पनसेशन जमा करना, उसके बाद अपील करना। यहाँ पे भी तुमको वही 60 डेज में पैसा जमा करने के लिए बोलेगा और मैक्सिमम 30 डेज मिल सकता है। एपीलेट कोर्ट में डायरेक्ट रिलीज द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द एपीलेंट टू द कंप्लेंट, और जब तुम केस हार गए तो वो पूरा का पूरा एपीलेट ट्राइब्यूनल उस पैसा को पेमेंट कर देगा। और अगर तुम केस जीत गए तो तुम्हारा पैसा रिपे हो जाएगा विदिन 60 डेज। ये था, ये चल लास्ट में पूरा इंटरप्रिटेशन का मतलब हाँ एकदम मतलब कौन क्या सुनवाई करेगा उसके आगे।